जो तपन के साथ तपना जानते हैं, मोम होकर जो पिघलना जानते हैं, वक्त उनका साथ देता है हमेशा, वक्त के जो साथ चलना जानते हैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जन जागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, हमारे जन जागरण के मंच पे हमने स्वामी विवेकानंद जी पे आधारित, उनके आदर्शों पे आधारित युवा चेतना के नूतन स्वर एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आज उसी के अंतर्गत आए हैं, नोएडा से आए हैं गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी के विषय में बता दें, गौरव मिश्रा जी साहित्य और विज्ञान का अनुपम संगम है, जहां एक और ये प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फर्म में कार्यरत हैं और आप इंजीनियर भी हैं, वहीं साहित्य के क्षेत्र में इनकी अच्छी अभिरुचि है और आप एक अच्छे कवि भी हैं। तो गौरव जी, आपका हमारे जन जागरण मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपके स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए, और दैनिक जन जागरण के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। गौरव जी, हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा सा, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा। मेरा जन्म यहाँ से लखीमपुर खीरी से 60 किलोमीटर दूर धौरारा तहसील है और धौरारा लोकसभा भी है, तो मेरा जन्म धौरारा में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं धौरारा से शिशु मंदिर में हुई। उसके बाद में मैंने बहुत से स्कूल चेंज किए, जैसे खमरिया गया मैं विद्या मंदिर में, पलिया में पढ़ा मैं, और लखीमपुर में मैं GIC में हाई स्कूल किया था और विद्या मंदिर से मैंने 12th किया। उसके बाद में मैंने BTech किया MIT मुरादाबाद से, और अभी मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। और उसके साथ साथ मेरी रुचि जो है वो काव्य क्षेत्र में भी है। जैसे आपने बताया कि मैं कविताओं में मेरा इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट जब मुझे थोड़ा समय मिला, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया और उससे बहुत सी सुविधाएं हम लोगों को मिली कि हम लोग घर पे रह कर के कार्य कर सकते हैं। वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा समय का अपनी रुचियों को भी देना चाहिए, और वहाँ से फिर एक काव्य क्षेत्र का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा प्रारंभ। तो आप सुन रहे थे गौरव जी के व्यक्तित्व दर्पण के बारे में। इनके सामाजिक सरोकारों से जुड़कर आप सामाजिक उत्थान में अनुपम योगदान देते नजर आते हैं। तो हम इनके सामाजिक समर्पण पे चलें, उससे पहले हम आपसे अपील करना चाहेंगे, आप हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम यूं ही आपको शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तो चलते हैं सामाजिक समर्पण के बारे में। गौरव जी, अक्सर देखा जाता है आप विभिन्न आयामों से, विभिन्न अपने कार्यों से सामाजिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप जन जागरूकता के कार्यक्रमों में आगे रहते हैं, चाहे वो पर्यावरणीय जन जागरूकता हो, चाहे वो शिक्षा की जन जागरूकता हो, अन्य। तो ऐसे में युवा, हमारे जो मौजूदा परिदृश्य हैं, युवा भटकाव की ओर बढ़ रहा है। तो गौरव जी, हम ये जानना चाहेंगे युवा भटकाव को कैसे रोका जाए, और स्वामी विवेकानंद जो यूथ आइकॉन है, उनके आदर्शों से सीधा कैसे जोड़ा जाए। आपके पास कोई इसका? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि आज युवा है वो युवा किस दिशा में जा रहा है। मैं अपनी बात कहने से पहले एक बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं उनसे शुरुआत करूंगा कि तरुणाई के पौरुष से इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो वास्तव में जो समाज को दिशा और दशा उसकी तय करता है वो युवा ही है। और अगर हमारा युवा जागरूक है, हमारा युवा एलिजिबल है, हमारा युवा इंटेलिजेंट है, तो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा दे सकता है। प्रॉब्लम जो आपने आज बताया कि जो युवा भटकाव के कगार पे है, आज देखिए नशाखोरी बढ़ रही है, और जो आजकल का युवा है वो बेरोजगारी का एक ऑप्शन उसने तलाश लिया है रील बनाना। जैसे आप देखते हैं कि आज रील्स पे बहुत सारे डिबेट हुई, बहुत से न्यूज चैनल्स पे रील्स को लेकर के, और इवन कई चैनल्स पे आप देखते हैं कि रील्स के लिए एक विशेष कॉलम होता है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो क्या रील्स बना रहे हैं। मैं रील बनाने को बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि रील बनाना एक कला है
और ये एक इनोवेशन है जो आपके अंदर आप कितनी क्रिएटिवनेस है वो आप दिखा सकते हैं रील्स के माध्यम से। लेकिन हम रील में क्या बना रहे हैं और समाज को क्या दिखा रहे हैं? क्या हमारी रील्स में अश्लीलता है? क्या हमारी रील्स समाज के लिए ठीक नहीं है? जैसा अभी आपने देखा कि कई सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे रील्स बनाने वालों को पकड़ा गया क्योंकि उससे समाज में अश्लीलता फैलती थी, तो इसलिए उन पे कार्रवाई हुई और पुलिस ने कार्रवाई की। तो सवाल ये उठता है कि हम रील्स में क्या बना रहे हैं। आज आप देखिए हमारे हाथ में इंटरनेट है और सारी दुनिया हमारे पास में है। अगर हम अपने बचपन को कंपेयर करें आजकल के युवाओं से, तो आजकल का जो युवा है वो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो ऐसा हम हुआ करते थे अपने बचपन में, और उनसे ज़्यादा ही प्रतिभावान है, उसके अंदर क्षमताएं हैं। लेकिन उसका जो डायरेक्शन है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि वो डायरेक्शन हमारा गलत ना जाए। आप साइंस टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। आप आज देखिए कोई भी विमान दुर्घटना होती है, कोई भी ट्रेन दुर्घटना होती है और सोशल मीडिया पे सभी एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैट जीपीटी में डालते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और उसके बाद में वो सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आती है और वो उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं फेसबुक पे। लेकिन उससे वो ग्रहण क्या करते हैं? क्या उस फील्ड में वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वो उसको सीरियसली लेते हैं? जैसे अभी एक विमान दुर्घटना हुई और आपने देखा कि सभी विमान दुर्घटना स्पेशलिस्ट हो गए और हजारों पोस्ट फेसबुक पे आ गई। उसके बाद में क्या किसी ने उसको सुधारने के लिए या उस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाते हुए आगे बढ़ने का निश्चय लिया? किसी ने उस टेक्नोलॉजी में जाने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की? लेकिन वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि अगर युवाओं को एक अच्छा भविष्य देखना है, एक अच्छी अर्निंग जो आजकल रील्स के माध्यम से हो रही है, वो रील्स वो टेक्नोलॉजी और साइंस के संबंधित भी रील्स बना सकता है। आज आप देखिए बहुत से ऐसे रील्स हैं जो टेक्नोलॉजी, साइंस और हमारी जैसे अभी आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, इक्विपमेंट्स की टेक्निकल नॉलेज बहुत कम होती है लोगों को। उसके लिए बहुत सी रील्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, फेसबुक पे मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगी। लेकिन क्या उनमें युवाओं की रुचि है? उसकी एक टारगेट ऑडियंस है जो कुछ परसेंटेज है, पर उसका परसेंटेज जो वो अश्लील रील देखने वालों की तुलना में बहुत कम है। और लोग जब इसको एक अर्निंग का माध्यम बनाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमारी अर्निंग कहाँ से होगी, हमारे व्यूज कहाँ से आए, सब्सक्राइबर कहाँ से आए, और वो उसको मिलते हैं इन रील्स बनाने। देखिए आप गौरव जी टेक्निकल हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर जिज्ञासा है। हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि अभी आपने बात की रुचि की, रुचि वहाँ पे पैदा होती है जहाँ पे जैसे कि हमें प्रोत्साहित करने, क्योंकि आप कभी भी हैं, आप कविताएं वही परोसने की कोशिश करेंगे जिस पे आपको तालियां शोहरत ज़्यादा मिले। तो अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम निगेटिविटी के कोई भी कंटेंट डालते हैं तो उस पे भर मार के आपके चाहे कमेंट करता हूँ, टिप्पणी करता हूँ, चाहे आपके ये लाइक्स हों, चाहे शेयर हों, चाहे व्यूवरशिप हो, ये ज़्यादा मिलती है। तो इसका कहीं क्या एक कारण ये नहीं है कि रील्स जो अभद्र बनाई जा रही है उसको प्रोत्साहित यूजर्स ज़्यादा कर रहे हैं? कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसके पीछे एक्चुअल में क्या है कि आप आज जो हमारा युग चल रहा है वो OTT का युग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का युग है। अब आप देख सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे हमारे पास जो वेब सीरीज हैं, हमारी जो मूवीज़ हैं, उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो सभी को अवेलेबल हैं। इवन उस पर लिखा होता है कि 18 ईयर्स और ओल्डर, बट फिर भी वो बच्चों को भी अवेलेबल है। बच्चे भी उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के अपने फादर, अपने मदर के नाम से या उनके मोबाइल के थ्रू वो कंटेंट उनको अवेलेबल है। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं? इंटेंस सीन, मर्डर का सीन हो, रेप का सीन हो, और वो इतना इंटेंस होता है, उसको देखते हुए एक बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मन में क्या चीज़ें आएंगी। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको कोई गलत चीज़ें हैं वो जल्दी अट्रैक्ट करती हैं बजाय अच्छी चीज़ों के। अगर आपसे कोई, जैसे हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, तो वो चीज़ क्या आज बच्चे फॉलो कर रहे हैं? इवन आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को माँ बाप से नमस्ते करते हैं। तो आज कैसे इतने बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के सुबह उठ करके पैर छूते हैं। तो समस्या यहाँ पे ये है कि समाज में हम क्या दिखा रहे हैं, अगर वो बच्चों के मन पे क्या प्रभाव डालेगा, इसका बिना एनालिसिस किए अगर हम चीज़ों को परोसते रहेंगे
तो युवा भटकाव के रास्ते पे चलेगा। अगर हम अपने बचपन को याद करें, जब हमारे बचपन में आप देखेंगे सीरियल्स आते थे, रामायण, महाभारत, हम राम के आदर्शों से सीखते थे, हम राम और रावण की कहानियां सुनाते थे, हम कौरव और पांडवों की कहानियां सुनाते थे, हम भगवत गीता का संदेश देते थे। तो वो संदेश का असर जब बच्चों पे पड़ता है तो वो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, वो सही मार्ग पे जाते हैं और अपने साथ साथ वो देश की उन्नति करते हैं। लेकिन आज जो समाज है, जो हम समाज जो ये बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारा योगदान आपका सरकारों का भी है और हमारे माँ बाप, हमारे जो गार्जियंस हैं, जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, उन पे भी है कि आप पेरेंटिंग कैसे करते हैं अपने बच्चों को। एक छोटे से बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चों को आप मोबाइल थमा देंगे तो उस पर अच्छे कंटेंट के साथ साथ गंदे कंटेंट भी आएंगे। तो वहां पे अगर हम रिस्ट्रिक्शन कर सके तो फिर हम हो सकता है कि युवाओं के मन को चेंज कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे कि संस्कारों से ही युवाओं के मन को चेंज किया जा सकता है। तो गौरव जी, आप बात हुई डिजिटलीकरण की, काफ़ी बात हुई अभी, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे लखीमपुर में भी और इनफैक्ट पूरे प्रदेश में, पूरे देश में डिजिटल फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और डिजिटल फ्रॉड में अच्छे शिक्षित लोग फंसते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इनको अवेयरनेस के लिए कोई। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि लगभग 6000 लोगों के साथ में प्रतिदिन डिजिटल फ्रॉड होता है और वो डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोग हम ही में से हैं। हम ही में से वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं और जो बहुत ही जल्दी अर्निंग करके बहुत ही ज़्यादा रुपए कमाना चाहते हैं। ऐसे लोग ही डिजिटल फ्रॉड, और वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है बीटेक किया हुआ भी एक बंदा डिजिटल फ्रॉड कर सकता है, और जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, वही डिजिटल फ्रॉड करते हैं और बाकायदा उसकी क्लासेस चलती हैं। बहुत सी सीरीज आप देखेंगे कि बनी हुई हैं जो डिजिटल फ्रॉड के बारे में बनी हुई है, कैसे सिम चेंज करके, कॉल करके लोगों को फंसाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि इस डिजिटल फ्रॉड के लिए हम कितना अवेयर हैं और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। जैसे अभी आप देखेंगे टोल फ्री नंबर्स हैं जिन पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर क्या लें जिससे हम इससे बच सकें। तो वो बहुत सी चीज़ें जो आपको पहले से पता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हैं, जो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि उसको हैक करने के। दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी अननोन लिंक अगर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मिलता है, आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आपने उस पर क्लिक किया तो हो सकता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो कंप्रोमाइज हो जाएं और आपके पासवर्ड्स किसी गलत हाथों में चले जाएं। और अभी एक नया तरीका जो आया है मार्केट में कि क्लोनिंग, आपको वेब पेज होंगे, आपकी रेलवे की वेबसाइट IRCTC वेबसाइट है, सेम वैसी वेबसाइट आपको दिखेगी और आपको लगेगा कि आप IRCTC पे जा रहे हैं, जबकि आप उस पर ना जाकर के उसके डुप्लीकेट पेज पे जाते हैं और आपने जाकर वहाँ पर टिकट बुक किया, वहाँ से उसने आपकी इन्फॉर्मेशन ली, आपने पेमेंट कर दिया और जहाँ आपने पेमेंट किया वो आपके पासकोड को, अगर आप UPI यूज कर रहे हैं तो आपके UPI कोड को एक इमेज बनाते हैं और उससे वो उसको क्रैक कर लेते हैं, जिससे फिर आपके साथ में आप देखेंगे कि आपके साथ कई ट्रांजेक्शन्स हो गए। और बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने के बाद भी लोगों के साथ में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो उसके लिए एक जो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर आप अपना नंबर मोबाइल नंबर अगर आप अपना बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं तो कोशिश करें कि आप एक मोबाइल छोटा सा रखें जो स्मार्टफोन ना हो और वहाँ पे आप मोबाइल को यूज करें और उस नंबर से आप OTP वगैरह आएंगे उसको दे सकते हैं। वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो हैक होगा। UPI ट्रांजेक्शन्स के लिए आप बहुत सारे UPI ऐप्स हैं जिसपे आप केवल उतना अमाउंट रखिए जो आप डेली ट्रांजेक्शन्स में यूज करते हैं। मॉर्निंग में अगर आप जाते हैं, आप 500 रुपये 1000 रुपये अपने डालिए और आप उससे पूरा दिन ट्रांजेक्शन करते रहें, लेकिन उससे आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक ना कीजिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपके ज़्यादा रुपए होंगे और फिर हैक होता है तो ज़्यादा रुपयों का नुकसान आपको हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। प्लस सिक्योरिटीज आप जितना ज़्यादा अपने मोबाइल दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए, OTPs हैं, पासवर्ड्स हैं, आप इवन घर वालों के साथ भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर अपने मोबाइल में वो पासवर्ड आपके नाम से सेव कर ले और अगर उसका मोबाइल हैक होता है तो आपका पासवर्ड भी हैक हो जाएगा। गौरव जी, ये तो हो गई डिजिटल फ्रॉड के बारे में। अभी आपने ChatGPT की बात की थी। AI का दौर है, सोशल मीडिया पे हम सबके लगभग सभी मंचों पे, चाहे वो X हो,
चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, अन्य अन्य तमाम मंच हैं सोशल मीडिया के, इन पे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि आजकल एआई का युग है और एआई के थ्रू आप देखते हैं कि वीडियोज, फोटोज सब कुछ बन रहा है। अगर आप चैट जीपीटी पे जाकर के अपने क्वेश्चंस पूछते हैं तो चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर हो रही हैं। इवन अगर आपने अपना नाम बताया और आपने बताया कि ये फला फला घटना हमारे साथ में घटित हुई और उसके बाद में क्या हो सकता है, या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, वो इन्फॉर्मेशन डिजिटली ट्रांसफर हो रही है उनके सर्वर पे, जो कंट्रोल होता है यूएस और चाइना से। तो हम कोशिश ये करें कि हम वहाँ पे वही क्वेश्चन पूछें जो इजीली अवेलेबल हो, जो गूगल पे भी इजीली अवेलेबल हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे अपनी शेयर ना करें, क्योंकि वो भी एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है। इवन व्हाट्सएप भी जो आपको कहता है कि आप सिक्योर्ड हैं और टू वे ऑथेंटिकेशन है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर आपका मोबाइल नंबर किसी और के पास में है और वो अगर आपके मोबाइल नंबर को लॉगिन करके व्हाट्सएप लॉगिन करता है और केवल उसे एक ओटीपी चाहिए होता है आपसे, और वो ओटीपी अगर आपके मोबाइल से उसने क्रैक कर लिया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप की उस पर ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे मोबाइल पर। तो ये आपको बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहना है, और साथ में ऐसे कोई भी स्टेप्स आप मोबाइल का यूज जरा लिमिटेड करेंगे। अगर आप मोबाइल का यूज लिमिटेड करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों को आप अपने मोबाइल से ही ओपन करेंगे, पब्लिकली आप ओपन नहीं करेंगे, किसी दूसरे के मोबाइल पे ओपन नहीं करेंगे और अपने पासवर्ड्स और ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप इन सब फ्रॉड से बच सकते हैं। और एआई के माध्यम से आप जो भी फोटोज अपलोड करते हैं, फेसबुक पे भी ऑप्शन है कि आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने से केवल इतना होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक तक रहेगी, बाहर कोई उसे स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता है। अब आजकल जो सिक्योरिटीज़ हैं, आप स्क्रीनशॉट भी वो नहीं ले सकते हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि एआई का यूज करके वो आपकी फ़ोटो को किसी दूसरे फोटो में कन्वर्ट करके वो आपको ब्लैकमेल ना करे। जी, तो वो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। गौरव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, टेक्निकली जानकारी दी हमारे दर्शकों को भी और हमें भी, तो बहुत सुंदर जानकारी थी। गौरव जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपको जन जागरण के इस डिजिटल मंच पे आके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे दैनिक जन जागरण के इतनी खूबसूरत से स्टूडियो में आमंत्रित किया। आप काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो सामाजिक चेतना के, आप युवा चेतना के, जैसे आप स्वामी विवेकानंद का युवा चेतना पखवाड़ा चला रहे हैं, इसके साथ साथ धार्मिक और इवन शैक्षणिक संस्थानों का बहुत अच्छी कवरिंग कर रहे हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल्स को, और ये आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अनिल जी ने आपको दिया है। और आप अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको अपने शहर की और अपने प्रदेश की तमाम जानकारियाँ जो आपको दूसरे चैनल्स के माध्यम से नहीं मिलती हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। गौरव जी, ये तो बात हो गई टेक्निकल, क्योंकि आप टेक्निकल हस्ती हैं तो टेक्निकल बात हो गई। गौरव जी, आपकी साहित्यिक अभिरुचि, अभी आपने जस्ट शुरुआत में बताया था, और काव्य के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा अपना कोई साहित्यिक अनुभव शेयर करना चाहेंगे? देखिए, साहित्यिक अनुभव क्या है कि मेरी बचपन से ही रुचि कविताओं में थी। कवि सम्मेलन में सुनता था और वहाँ जाता था, बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक होता है कि आप कुछ अर्निंग के लिए करते हैं, और एक होता है जो आप अपनी रुचि के लिए करते हैं, जो आप अपने आत्म सुख के लिए करते हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो आपको अंदर से एनर्जेटिक रखती है, आपको मोटिवेट करती है। तो उसमें से एक साहित्य है, और ये कोरोना के टाइम पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कि मैंने कविता का व्याकरण को सीखा, और फिर वहाँ से मैंने फिर कुछ मुक्तक और कुछ गज़लें वगैरह लिखी हैं। और जैसे आपने कहा कि मैं एक 4 पंक्तियाँ जो है युवाओं के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि जो तपन के साथ तपना जानते हैं, जो तपन के साथ तपना जानते हैं, मोम होकर जो पिघलना जानते हैं, और वक्त उनका साथ देता है हमेशा, वक्त के जो साथ चलना जानते हैं। यही मेरी युवाओं से अपील है कि आप वक्त के साथ रहिए, अपने को अपग्रेड कीजिए, और इस समाज में कुरीतियाँ बहुत हैं,
भटकाव के रास्ते बहुत हैं, उनसे अगर आप बच के रहेंगे, अपने आप को संयमित रखेंगे, तो आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ समाज के डेवलपमेंट और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, मैंने पहले भी कहा, पिछले वीडियो में भी कहा है, हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम आपको नई नई रोचकता से रूबरू कराते रहेंगे, नई नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।